डॉक्टर साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई और जहांगीर तरीन साहब भी काफ़ी सियासी तौर पर हमें मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मुलाकातों का उनका सिलसिला भी जारी है। इस सियासी मंजरनामे में क्या तहरीक इंसाफ की वापसी किसी सूरत भी मुमकिन है या मजीद मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? मुश्किलात तो सभी के लिए हैं इस वक्त। तो आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज रिहा हुए, उनको मुबारक हो। और वो जाहिर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कल फिर मीडिया से बात करूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। ना। उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने कहा मैं उधर छोड़ रहा हूँ, ना उन्होंने 9 मई के हवाले से कोई बात की। कल वो बात करेंगे मुलाकात के बाद मीडिया से। अच्छा, इसमें 2 दिन के बाद बजट आ रहा है। अच्छा, और वो एक मुल्क के अहम जो मसाइल हैं उसमें एक बड़ा मसला मईशत है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। परवेज़ खटक साहब उनके साथ जाते हैं नहीं जाते ये इल्म नहीं। जी। और मैं नहीं समझता कि तहरीक, मेरी ज़ाती राय, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो जिस शख्सियत की वजह से तहरीक इंसाफ का वोटर बना हुआ है उसकी गैर हाजिरी में वो वोट किसी और को जाएगा। यानी वो तितर बितर तो हो जाएंगे, ये भी हो सकता है कि वोट ना डालें, लेकिन वो अब जो मर्जी कहें वो जो रिप्लेसमेंट है वो मुश्किल है। नामुमकिन है। ठीक। इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई दुश्वार है। और वो वोटर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के बाद में नहीं जाएगा किसी सूरत। जहांगीर तरीन साहब ने आज इसाक खाकानी साहब के ऊपर और सरदार इलियास साहब और ओन चौधरी साहब पे मुश्तमिल कमेटी बनाई जो मज़ीद राब्ते करेगी, लेकिन वो वोटर वहां नहीं जाएगा। वो वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून के बाद भी नहीं जाएगा। वोटर इलेक्टेबल्स शायद चले जाएं इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन वो वोटर जो है वो खास वोटर तहरीक इंसाफ का, वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी के में लोग जाहिर है शामिल तो हो रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं या बाकी लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो वोटर कहां जाएगा तहरीक इंसाफ। तो वो जो वोटर है वो एक बहुत बड़ी तादाद में है और वो मिडिल क्लास का, पढ़ा लिखा या ना या समझदार जो भी कहें। अब उस वोटर को लेने के लिए ये तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ हो रही है, लेकिन वो वोटर अभी कहां जाएगा ये किसी के पास जवाब नहीं है। इनमें से जितनी शख्सियात हैं काबिल एहतराम शख्सियात, ये इनको देख के मुझे तो कोई इनमें से दूर दूर तक हर शख्स अपनी जगह, जाहिर है हर पार्टी की क़यादत है, मुख्तलिफ लोग हैं सारे, मगर रिप्लेसमेंट जो है ना वो नहीं है। ये मुमकिन है कि वो मुख्तलिफ ग्रुप बन जाएं, टुकड़े हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, सारा जो कि होता नजर आ रहा है। तितर बितर होता, तितर बितर होती एक जमात आपको नजर आ रही है, लेकिन कोई ये क्लेम करे कि वो सारा का सारा वोटर एक जगह चला जाएगा, उसमें से बहुत कम शायद जाए कहीं, बाकी नाराज होके किसी को भी वोट ना डाले जो अभी तक इम्कानात लग रहे हैं। जी। यह हो सकता है डाल दे, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो इधर उधर जो है ना वो नहीं जाएगा। सर, उसके लिए तो इंतखाबात का होना नहीं नहीं, जरूरी है ना शायद नहीं, साहब। इंतखाबात का होना। और देखें बात सारी क्या है, नवाज शरीफ साहब का जो वोटर है वो नवाज शरीफ साहब का वोटर है। बिल्कुल है। मतलब है कि वो मियाँ साहब का वोटर है, चाहे आप जो मर्जी करें, अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, ये वो सारा वोटर है। और वो अब ये सियासत यहाँ पर जो है ना, मैं इसको, मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं अब इसको इस पे मजीद कुछ कहने से कासिर हूँ। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, और मैं पीडीएम हूँ।
अच्छा, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है पीडीएम का, लेकिन जी। हुकूमत में है और बड़े अहम वजारतें हैं उनके पास। और इसमें अब नवाज शरीफ साहब का वतन वापस ना आना मेरी समझ से बाहर। अगर उनका ख्याल ये है नवाज शरीफ साहब का कि वो कोई उनको ये मशवरा दे रहा है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आप ना जाएं और ये जब रिटायर हो जाएं, तो ये तो बहुत ही अजब सा मशवरा होगा। मियाँ साहब के अब ना आने की वजह तो कोई बनती नहीं है, क्योंकि जब उनका अहम तरीन मद्दे मुकाबिल ही नहीं है मैदान में, तो मियाँ साहब को तो आ जाना चाहिए। वो तो मुकदमा का फेस करने जा रहा जी। है, ठीक है, जिसमें पता नहीं फौजी अदालत में जा रहे हैं मामलात या किस तरफ जा रहे हैं, मतलब संगीन है। वो 9 मई जो है वो बड़ा एक ऐसा वाक़या है जिसको अभी तक शायद लोग सही तरह समझ नहीं पाए कि उसकी संगीनी क्या है। आम लोग उनको बस वो सब कोशिश कर रहे हैं समझने की कि क्या है ये 9 मई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनको 9 मई की संगीनी का अंदाजा होगा जी। कि ये एक कितना बदकिस्मत वाक़या है जो पेश आया है हमारे साथ। अब इसमें बजट आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हुए, और ये बजट किस तरह से होगा, मैं वो आदाद शुमार का गोरख धंधा तो लंबा चौड़ा मैं बता नहीं सकता, लेकिन सादा अल्फाज में बड़ी अच्छी वो मैं ताब हैदर साहब की बात पढ़ रहा था, किसी जगह सुन रहा था, उन्होंने और शहबाज राना साहब और बाकी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं फरहान बुखारी साहब, तो उन सबकी बात सुन के मुझे जो समझ आई मैं वो बताता हूँ कि ये बजट क्या है। देखें, एक होती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, यानी कुल आमदनी। जी। अच्छा, एक होती है नेट इनकम, यानी असल आमदनी। अच्छा, कुल आमदनी यह है कि मुझे 100 रुपए मिले। अब ये इस बात को समझना पड़ेगा, मुझे 100 रुपए मिले, ये मेरी कुल आमदनी है, ठीक है। अब उसमें से टैक्स कटेगा, ये वो सारा कर करा के आखिर में जो मेरी जेब में आएंगे 65 रुपए, वो मेरी असल आमदनी होगा, असल आमदनी होगी, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, तनख्वाहें मिलती हैं तो वो ग्रॉस होती है, ग्रॉस कट कटा के वो आता है ना, उसमें से नेट इतना जी। रह गया, ठीक है, इतना टैक्स कट गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। हुकूमत अगले साल का बजट कैसे बना रही है? हुकूमत अगले साल का बजट ऐसे बना रही है कि हुकूमत के पास जो है वो 100 रुपया हुकूमत लेगी टैक्सों में, इधर उधर दाएं बाएं, पब्लिक से प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये 100 रुपये ले लिए। 100 रुपये लेने के बाद जो है वो सूबों को दे दिया, एनएफसी अवार्ड इधर उधर सारा कर करा दिया, तो उसके पास हुकूमत के पास 65 रुपये बच गए, ठीक है। ये इस तरह बजट बन रहा है मुल्क का। 65 रुपये अब हुकूमत के पास है। अब हुकूमत ने अगले साल जो कर्जा देना है, कर्जा, बल्कि कर्जा भी नहीं, सूद, टू बी वेरी एक्यूरेट, सूद, कर्जे को तो छोड़ दें, 65 रुपए की आमदनी है, जो कर्जे लिए हुए हैं बाहर से, उन पे जो सूद देना है वो 75 रुपए है। यानी आमदनी मेरी 65 रुपए होगी इस साल। मैं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, मेरी आमदनी जो है सबको निचोड़ के सारे पब्लिक को बिजली का बिल, गैस का बिल, ये वो करके 65 रुपए मेरी आमदनी होगी, और जो मैंने सिर्फ सूद देना है वो 75 रुपए देना है। तो सूद देने के लिए मैं कहीं से 10 रुपए लूंगा, और सिर्फ सूद देने के लिए। अब 10 रुपए मैंने और कर्ज लिया और मैंने सूद दे दिया, तो 75 रुपए वहां निकल गए। अब मेरा दिफा कैसे चलेगा? सेहत, तालीम, तनख्वाहें, पेंशन, हुकूमती खराजात, ये सारे अदा करने के लिए, यानी 75, उधर तो 10 रुपए लिए ना मैंने, आमदनी मेरी 65 थी, 10 रुपए और उधार लेके मैंने 75 रुपए सूद में दे दिया, और फिर बाकी खर्चे करने के लिए मुझे 70 रुपए या 80 रुपए या 90 रुपए मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो मतलब यह हुआ कि मेरी जो कुल आमदनी होगी, हुकूमत पाक सारे टैक्स वैक्स, हम कहते हैं कर्जे कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये होने जा रहा है अगले साल। यानी आमदनी होगी 65, सूद जाएगा 75,
सूद देने के लिए हम कर्जा लेंगे 10 रुपए सूद देने के लिए, 75 रुपए सूद है जी। सूद देने के, और फिर बाकी खर्चा पूरा करने के लिए हम मजीद कर्जा तो लेंगे। ये हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत ये हमारी के पास। हिकमत अमली है, ठीक है, इसे बजट बन रहा है। अब खर्चे हमने, अब उधर हम खर्चा कम करें, इधर करें, क्या करें, कैसे, ये बिल्कुल यहां पर आपकी मीशत खड़ी हुई है। तो अब इसमें ये है बजट। अब आप इसमें गोरख धंधा बनाते रहें, इतने अरब इतने खरब रुपए का इधर होगा उधर होगा, ये होगा फलां होगा, बाकी आदात का गोरख धंधा है। ये है कुल जो मैंने बताया आपको, ये उसका खुलासा है। यानी सूद देने के लिए 10 रुपए आपको उधार लेने, मजीद कर्ज लेना है पुराने कर्जों पे सूद देने के लिए, और फिर अपने आप को चलाने के लिए मजीद आपको, मतलब उसमें उसके लिए ठिंगा नहीं बचा आपके पास, तो मजीद आपने कर्जा लेना है। अब वो कितना कर्जा लेते हैं, कितने आपके अखराजात हैं, आपकी शाना अखराजात हैं, वो सारे या तो आप बढ़ लेते जाएं। आप 100 रुपए की जगह 300 रुपए ले लें और छोड़ के अपनी अगली नस्लों पे छोड़ के चले जाएं।